दोस्तों, आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास है, जो कि आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि दोस्तों प्रीवियस ईयर की श्रृंखला में हम सब जो आपके लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए थे 2022-23 उसको तो कवर ही कर रहे थे, लेकिन अब उसके साथ साथ जो आपका ऑफलाइन मोड पेपर हुआ है उसको भी हम सब डेली कवर कर रहे हैं। ऑफलाइन मोड पेपर में दोस्तों जो आपका 2011 का हुआ था, 2012, 2013 इन सबको कवर कर चुके हैं। आज जो पेपर हम सब सॉल्व करेंगे वह पेपर आपका 2014 का है, जो कि आपका 21 सितंबर 2014 को आपका पेपर हुआ था सीटेट एग्जाम का। इसमें सबसे पहले हम सब बाल विकास को कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पे आपको सीटेट से रिलेटेड नए स्टडी मटेरियल, उसके साथ आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो ऑनलाइन मोड हुआ है और ऑफलाइन मोड हुआ है, और दोस्तों प्लस आपके प्रैक्टिस सेट डेली उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो आइए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आप सबके लिए टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके सभी क्लासों का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ से पहले क्वेश्चन की शुरुआत है। इसमें हम सब बाल विकास और शिक्षा शास्त्र को कवर करेंगे, जिसमें 15 नंबर आपके बाल विकास से आते हैं, 15 नंबर आपके शिक्षा शास्त्र आते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था, कह रहे हैं किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। दोस्तों किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? ऑप्शन है आपके पास एल्फ्रेड वीने, या फिर चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, सी ऑप्शन है रॉबर्ट स्टेनबर्ग, या फिर डेविड वेस्लर। तो इसमें दोस्तों जिसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया तो आपके राइट आंसर होंगे इसमें एल्फ्रेड वीने। दोस्तों एल्फ्रेड वीने महोदय ने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। और इन्हें दोस्तों बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता के रूप में भी हम सब इनको जानते हैं। जो एल्फ्रेड वीने थे इन्हें हम सब बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता के रूप में भी जानते हैं। चलिए हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करेंगे एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है, कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह खाली जगह कर रहा है या फिर कर रही है। तो इसमें जो सही होगा ऑप्शन पहला दिया गया, सीखने के रूप में आकलन, सीखने के लिए आकलन, या फिर सीखने के समय आकलन, या फिर सीखने का आकलन। तो जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सीखने के लिए आकलन। दोस्तों ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो इसमें दोस्तों जो शिक्षक है, शिक्षक कक्षा का आकलन स्वयं कर रहा है। जो शिक्षक है वह कक्षा का आकलन स्वयं कर रहा है। ऑप्शन बी आपका इज राइट आंसर, सीखने के लिए आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कक्षा कक्ष में जेंडर लिंग विभेद, पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों को हंसोन्मुखी प्रयास अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। बी ऑप्शन है पुरुष शिक्षार्थियों को वृद्धि उन्मुख प्रयासों तथा निष्पादन का कारण बन सकता है, या फिर महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है, या फिर डी ऑप्शन है शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता। तो जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा। इसमें लिंग की कक्षा में जो हम जेंडर वाइज करते हैं लिंग विभेद है दोस्तों, उसके बारे में पूछ रहा है। तो उसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। करें शिक्षार्थियों को हंसोन्मुखी प्रयासों तथा निष्पादन का कारण बन सकता है। दोस्तों जो कक्षा में जेंडर लिंग विभेद होता है दोस्तों, इससे यही समस्या हो सकती है। अब यहाँ पे कह रहे हैं जिसे भी क्लास में आप लिंग वाइज बच्चों को डिवाइड करेंगे कि हाँ ये लड़कियाँ हैं ये लड़के हैं, इस प्रकार से नहीं कहना चाहिए कि ये काम बच्चियाँ करेंगी यह काम बच्चे करेंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से दोस्तों उनके अंदर के द्वेष पैदा होता है कि हाँ ये तो काम हमारे लिए बना है। जैसे भी चाय बनाने का काम हो गया तो आप कहेंगे नहीं चाय तो लड़कियाँ बनाती हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा तो कहीं लिखा गया नहीं गया है कि जो चाय बनाने का काम हो लड़कियाँ ही करेंगी। तो ऐसा नहीं होता। ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं। ये सब जो है जेंडर को इंडिकेट करते हैं, जेंडर वाइज को। चलिए हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करें ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है। दोस्तों कौन सी ध्वनि संबंधी जागरूकता किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है सही व धारा प्रवाह बोलना, या फिर दूसरा ऑप्शन है जानना समझना व लिखना, तीसरा ऑप्शन है व्याकरण के नियम में दक्ष होना, या फिर डी ऑप्शन है ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना होना चाहिए। तो टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों ध्वनि संरचना
ध्वनि संरचना में चिंतन करना और उसमें हेर फेर करना। ध्वनि संबंधी जागरूकता का यही मतलब होता है कि उस पर जो ध्वनि संरचना पर चिंतन करना, उसमें हेर फेर करना। तो डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राकृतिक पोषण विवाद निम्नलिखित में किससे संबंधित है दोस्तों? कौन सा प्राकृतिक पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है व्यवहार एवं वातावरण, बी ऑप्शन है वातावरण एवं जीव विज्ञान, सी ऑप्शन है वातावरण एवं पालन पोषण, डी ऑप्शन है अनुवांशिक एवं वातावरण। दोस्तों प्राकृतिक पोषण की बात करें तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, अनुवांशिक एवं वातावरण। तो डी इज राइट आंसर। अब देखिए जो प्राकृतिक की बात करें, बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे कैसे अनुवांशिक एवं वातावरण होगा, तो इसको हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। क्योंकि दोस्तों जो प्राकृतिक और पोषण, प्राकृतिक की अगर हमसे बात करें तो प्राकृतिक एक खुद ही जैसे जन्मजात की बात होती है। जो चीज़ उसकी प्रकृति, जैसे हम अभी आम का पेड़ लगा दे तो बबूल थोड़ी होगा, तो आम ही होगा ना, तो फिर वही ये प्राकृतिक हो गया। उसको उसकी प्रकृति है कि वो आम का ही पेड़ है। और पोषण दोस्तों जब उसको हम जिस हिसाब से न्यूट्रिशन देंगे, जिस हिसाब से उसमें खाद पानी डालेंगे, तो उस हिसाब से उसका पोषण होगा, तो उस हिसाब से वह फल देगा। तो वही कह रहे हैं कि जैसे अनुवांशिक, तो जो प्राकृतिक है दोस्तों वो आपका अनुवांशिक है, और वातावरण दोस्तों पोषण है। वातावरण जिस वातावरण में हम रखेंगे उस हिसाब से वह होगा। तो यही कह रहे हैं कि अनुवांशिक एवं वातावरण। अनुवांशिक आपका संबंधित हो गया प्राकृतिक से और पोषण आपका संबंधित हो गया वातावरण से। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है कह रहे हैं मानव विकास है दोस्तों, खाली जगह है, मानव विकास खाली जगह है। तो पहला है गुणात्मक है, या फिर बी ऑप्शन है कुछ सीमा तक अमापनीय है, सी ऑप्शन है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है दोस्तों, या फिर मात्रात्मक है। तो मानव विकास दोस्तों किस तरीके से उसको आपको बताना है। इसमें दोस्तों मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों हैं। जो मानव का विकास है वह मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आइए हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है दोस्तों? समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी की बात कर रहे हैं। पहला है परिवार है, इको क्लब है, सार्वजनिक पुस्तकालय है, या फिर स्वास्थ्य क्लब है। तो जो निष्क्रिय एजेंसी है दोस्तों उसको आपको बताना है। निष्क्रिय एजेंसी जैसे आपका परिवार हो गया, समाजीकरण के लिए परिवार तो आपका सक्रिय एजेंसी में आता है, इको क्लब भी आपका सक्रिय एजेंसी में आएगा, जो कि आपका सार्वजनिक पुस्तकालय हो गया दोस्तों, यह आपका निष्क्रिय एजेंसी में आता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। दोस्तों इसमें जो ऑप्शन दिए गए और ऑप्शन में देखें तो इसमें बालक एक दूसरे से अंतःक्रिया करके संप्रेषण करता है, लेकिन जो सार्वजनिक पुस्तकालय है दोस्तों उसमें नहीं है। तो यह आपका समाज की निष्क्रिय एजेंसी में आएगा, क्योंकि इसमें जो बालक सिर्फ अकेले रहेगा, बाकी और सब में दोस्तों एक दूसरे से यह अंतःक्रिया करेगा, संप्रेषण करेगा, तो यह सामाजिक के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहे हैं संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है दोस्तों? कौन सा संज्ञानात्मक विकास निम्न से किसके द्वारा समर्थित होता है? पहला ऑप्शन है उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों से सुदृढ़ बनाती हैं। बी ऑप्शन है एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। सी ऑप्शन है सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। डी ऑप्शन है जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। तो दोस्तों इसमें जो संज्ञानात्मक विकास की बात करें किसके द्वारा ज़्यादा समर्थित होता है, तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। इससे दोस्तों जब आप एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराएंगे, इसके द्वारा जो संज्ञानात्मक विकास है दोस्तों अच्छा होता है। तो ऑप्शन आपका बी इज राइट आंसर। आइए हम सब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। करें निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है दोस्तों? किसका सीखने की शैली का एक उदाहरण है? पहला ऑप्शन है संग्रहण, दूसरा ऑप्शन है तथ्यात्मक, तीसरा ऑप्शन है स्पर्श संबंधी, या फिर चौथा ऑप्शन है दोस्तों चक्षुष। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, चक्षुष। अगर इसकी हम सब बात करें तो दोस्तों इसका मतलब होता है कि जब बालक
कोई चीज़ किसी चीज़ का बोध अपने नेत्र के द्वारा करता है तो उसे हम कहते हैं कि वह चक्षुषु। चक्षुषु मतलब आप आँख को समझिए दोस्तों, आँख को इंडिकेट करता है। तो जब बालक अपने आँखों द्वारा किसी चीज़ का बोध करता है, देखता है, तो यह आपका चक्षुषु कहलाता है। ये सीखने के लिए सबसे सीखने का शैली का एक उदाहरण दोस्तों। जब कोई चीज़ बालक देखेगा, उसका अनुकरण करेगा, उसके बारे में जानेगा, तभी तो वह बालक अच्छे से सीख पाएगा। इसीलिए देखो दोस्तों, सीखने की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है कौन? चक्षुषु। चलिए हम सब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं प्रेरणाएं अनुभूतियों को संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुँचने और वैयक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है भावात्मक, बी ऑप्शन है संरक्षण उन्मुखी, या फिर सी ऑप्शन है सुरक्षा उन्मुखी, या फिर डी ऑप्शन है प्रभावी। तो जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर है भावात्मक दोस्तों। जो प्रेरणाएं अनुभूतियां संतुष्टिकरण की अवस्थाएं तक पहुंचने के वैयक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती हैं दोस्तों। तो वो होती है आपको भावनाएं दोस्तों, भावात्मक। ऑप्शन ए इज राइट आंसर दोस्तों। चलिए हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है दोस्तों, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहारपरक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है दोस्तों। किसके लिए? व्यवहारपरक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। ऑप्शन पहला है अध्यवसाय, या फिर बी ऑप्शन है संवेग, सी ऑप्शन है वचनबद्धता, या फिर डी ऑप्शन है अफ्रीडा। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों अफ्रीडा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगर हम सब अल्फ्रेडा की बात करें तो अल्फ्रेडा दोस्तों आपका एक आंतरिक बल है, एक आंतरिक बल है जो व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विशिष्ट दिशा प्रदान करता है। कौन? अल्फ्रेडा। आइए हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है दोस्तों? कौन सा ऐसा कारक है जो अधिगम को सकारात्मक तौर से सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? पहला ऑप्शन है सहपाठियों से प्रतियोगिता, अर्थपूर्ण संबंध, माता पिता की ओर दबाव, या फिर अनुत्तीर्ण हो जाने का भय। तो दोस्तों जो सकारात्मक से प्रभाव करे उसको आपको बताना है। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अर्थपूर्ण संबंध दोस्तों। जिसे अब प्रतियोगिता करेंगे तो नकारात्मक आएगा, माता पिता की ओर दबाव तो ये भी आपका अनुत्तीर्ण, ये भी आपका नकारात्मक। जो सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है दोस्तों अर्थपूर्ण संबंध है, बी इज राइट आंसर दोस्तों। अगर इसकी हम सब बात करें, जैसे कोई व्यक्ति है सीखने की, अगर हम सब बात करें पूर्ण ज्ञान का वर्तमान के साथ अर्थपूर्ण संबंध स्थापित करने में कोई व्यक्ति आसानी से सीख लेता है। कहने का तात्पर्य है जैसे कि कोई भी बच्चा है सीखने तो वह सीख ले रहा है, कुछ चीज़ें उसके लिए पॉजिटिव हो जाती हैं, कुछ चीज़ें निगेटिव हो जाती हैं। वही कह रहे हैं कि बालक अपने ज्ञान से तो सीख लेता है, लेकिन सीख तो रहा है। ये तो भाई जब कोई चीज़ बालक सीख रहा है तो वह सक्रिय ही हुआ, लेकिन वह उसके लिए पॉजिटिव है निगेटिव है दोनों हो सकते हैं। तो यही इसीलिए दोस्तों अर्थपूर्ण संबंध ये आपका राइट होगा, या सकारात्मक अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। तो चलिए हम सब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, करें प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को खाली जगह से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है? पहला है समझ, दूसरा है ऑप्शन सृजन, तीसरा ऑप्शन है विश्लेषण, चौथा ऑप्शन है स्मरण। तो इसमें प्रतिभाशाली की बात करें तो जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनको किस प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है? तो जैसे समझ है, विश्लेषण है, स्मरण है, तो दोस्तों आपका जो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सृजन होगा। सृजन पर दोस्तों उनको कहा जा सकता है कि आप इस पर ज़्यादा समय, ऐसे प्रश्नों पर ज़्यादा समय दीजिए और इसको समझने का प्रयास करिए। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आइए हम सब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। करें निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है दोस्तों? ऐसा कौन सा कौशल है जो संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? पहला ऑप्शन है गतिक प्रक्रमण, बी ऑप्शन है विचार करना, या फिर सी ऑप्शन है समानुभूति देना, या फिर डी ऑप्शन है याद करना। तो जो कि आपका संवेगात्मक कौशल से संबंधित है तो इसमें आपका राइट आंसर होगा समानुभूति देना दोस्तों। ये आपके संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है, संवेगात्मक बुद्धि कौशल से संबंधित है, ऑप्शन सी समानुभूति देना। आइए हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करें गणित से अधिगम
निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है। दोस्तों गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जाता है। हम ऑप्शन को देखते हैं। इसमें जो कि आपका सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर पहला दिया गया है निदानात्मक परीक्षण, दूसरा है स्क्रीनिंग, तीसरा है उपलब्धि, चौथा है अभिक्षमता। इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए निदानात्मक परीक्षण। आइए हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करेंगे प्रवाहपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन के साथ संबंधी तत्व हैं। पहला है गुण है, दूसरा है अपसारी चिंतन है, तीसरा है त्वरण है, चौथा है प्रतिभा है। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा अपसारी चिंतन। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, अब इसमें कह रहे हैं कि प्रवाहपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता, लचीलापन के साथ संबंधित तत्व हैं दोस्तों अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन ऐसा होता है दोस्तों जिसमें आप किसी आंसर का अपनी थिंकिंग, अपनी सोच के हिसाब से आंसर दे पाते हैं, जैसे उसका निष्कर्ष निकाल के आंसर दे पाते हैं। इसमें अपसारी चिंतन में बालक खुद से अपना दिमाग लगाकर कोई चीज़ आंसर देता है। जैसे अभी हम एक होता है आपका अभिसारी चिंतन, एक होता है अपसारी चिंतन। अगर हम सब अभी एक उदाहरण देंगे, अभी सब आपका अपसारी चिंतन तुरंत समझ जाएंगे। जैसे भी हम आपसे पूछें कि आप उत्तर प्रदेश की राजधानी बताइए, तो आपका सीधा सा सिंपल सा जवाब रहेगा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। तो यह आपका हो गया अपसारी चिंतन। कौन सा चिंतन, अभिसारी चिंतन हो गया। अब हम आपसे पूछें कि आप लखनऊ के बारे में विशेषताएं बताइए, लखनऊ की कौन सी विशेषता है। अब आप इसका तो एक फैक्ट जवाब हो नहीं, फिक्स जवाब तो है नहीं, आप बस यही विशेषताएं हैं। अब आपको अपने मन से बताना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हाँ वहाँ पे कौन कौन सी विशेषता हैं लखनऊ के बारे में, क्या चीज़ है क्या नहीं है, इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। तो ऑप्शन आपका बी इज राइट आंसर। जो अपसारी चिंतन होता है दोस्तों अच्छा चिंतन होता है, इसमें बालक स्वयं चिंतन करके जवाब देता है। तो आपने यहाँ पे समझ गए होंगे दोस्तों। आइए हम सब आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि सभी के लिए विद्यालय में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है दोस्तों। पहला है समावेशी शिक्षा, दूसरा है संवेगात्मक शिक्षा, तीसरा है पृथक शिक्षा, चौथा है सशक्तिशील शिक्षा। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों समावेशी शिक्षा। तो सभी की अगर बात करें तो सभी के लिए दोस्तों जो समावेशी शिक्षा होता है सबको एक साथ लेकर शिक्षा देना, ऐसा नहीं कुछ बच्चों को अलग से शिक्षा दें कुछ बच्चों को अलग से, ऐसा नहीं, जितने भी बालक हैं सभी को एक साथ लेकर एक क्लास में शिक्षा देना, यह आपका समावेशी शिक्षा कहलाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आइए हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करें निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः फ्रीडा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है दोस्तों। किसके साथ, प्रायः फ्रीडा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है। पहला है संवेग, दूसरा है आवश्यकता, तीसरा है उत्प्रेरणा, चौथा है पुरस्कार। तो जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा आवश्यकता। बी इज राइट आंसर। आवश्यकता जो है दोस्तों यह प्रायः फ्रीडा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल किया जाता है। ए बी इज राइट आंसर। आइए हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है दोस्तों। पहला है प्रायोगिक बुद्धि, दूसरा है संसाधन पूर्ण बुद्धि, तीसरा है गणितीय बुद्धि, चौथा है व्यवहारिक बुद्धि। इसमें जो बात कर रहे हैं दोस्तों वह कह रहे हैं कि स्टर्नबर्ग के किसके, स्टर्नबर्ग बुद्धि के त्रिस्तरीय बुद्धि सिद्धांत का एक रूप है। तो इनका जो रूप था दोस्तों वह व्यवहारिक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी व्यवहारिक बुद्धि। तो डी इज राइट आंसर। अगर इस व्यवहारिक बुद्धि की बात करें तो जो स्टर्नबर्ग बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत के रूप में 3 रूप दिए हैं, तो उसमें व्यवहारिक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि और विश्लेषणात्मक बुद्धि, ये 3 प्रकार से जो बुद्धि के सिद्धांत दिए थे आपके स्टर्नबर्ग ने दिए थे। आइए हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं 1 वर्ष तक शिशु जब आँख कान व हाथों से सोचते हैं, 1 वर्ष तक शिशु जब आँख कान व हाथ से सोचते हैं और तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल है दोस्तों। पूर्व संक्रियात्मक स्तर, इंद्रजनित एक मिनट दोस्तों, इंद्रजनित गामक स्तर, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कहने का तात्पर्य यहाँ पे यह है दोस्तों जो बालक होता है 1 वर्ष तक दोस्तों वह हर चीज़ जो अभाव करता है अपने आँख से करता है, कान से करता है, हाथ से करता है, तो इन्हीं सबसे अपना कार्य करता है, सोचता है। तो इसमें वह कौन सी अवस्थाएँ हैं दोस्तों, इसमें चारों में से वो कौन सी अवस्थाएं आएंगी। तो इसमें जो कि होगी दोस्तों पहला बी होगा इंद्रजनित
गामक अवस्था। जो पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी दोस्तों, इसमें पहला जो अवस्था था 0 से लेकर 2 वर्ष तक था, इसमें यही आएगा इंद्रजनित गामक अवस्था। बी इज राइट आंसर। चलिए हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन सा पहलू की उपेक्षा होती है दोस्तों? किसके? वाइगोत्स्की के सिद्धांत के। तो पहला है सांस्कृतिक, दूसरा है जैविक, तीसरा है भाषाई, चौथा है सामाजिक। इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका 20 सही होगा दोस्तों, जैविक। जो वाइगोत्स्की हैं सिद्धांत में विकास के कौन सा पहलू को उपेक्षा होती है, वह उनकी जो जैविक है दोस्तों इसकी उपेक्षा होती है, बाकी तीनों की नहीं। तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत में केवल संस्कृति, भाषाई और सामाजिक पक्षों की बात की गई है। जो आपके वाइगोत्स्की हैं दोस्तों, इन्होंने किसकी बात की है? संस्कृत की बात की है, भाषाई की बात की है और सामाजिक की बात की है, लेकिन जैविक की बात नहीं की है। तो आपका डी, बी इज राइट आंसर होगा जाएगा दोस्तों। हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं छात्राएं, पहला है ऑप्शन है अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं। फिर बी ऑप्शन है अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्ण निष्पादन करती हैं। या फिर सी ऑप्शन है भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती हैं। या फिर डी ऑप्शन है गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं, लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है। तो छात्राओं के बारे में आपको बताना है। देखिए दोस्तों, इसमें आपको ऐसे विकल्प किसी को नहीं चुनना हो जिसमें छात्राओं और बच्चों और बच्चियों को अलग करता हो, कि जैसे गणित सीखने में लड़कियां अच्छी से नहीं हैं, लड़के अच्छे सीख लेते हैं। ये सब इस प्रकार के ऑप्शन को आपको पूरे सीटेड में कभी कहीं भी आपको टिक नहीं करना है। जिसमें दोनों को साथ लेकर चलने की बात करती हो, आपको उस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इसमें जब इस वजह से डी कह रहे हैं, बी कह रहे हैं, तो ये सब तो होगा ही नहीं। तो जो इसमें राइट आंसर होगा वो होगा कि अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं दोस्तों। जाहिर सी बात है दोस्तों, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि लड़कियां जो है गणित नहीं सीख पाती, लड़के सीख पाते हैं। तो ए इज राइट आंसर। अपने हम उम्र के बालक हैं उनके साथ वो भी गणित को अच्छे से सीख लेती हैं। ए इज राइट आंसर। आइए हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं कि ग्रेड अंकों से कैसे अलग है दोस्तों? जो ग्रेड है दोस्तों अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? ऑप्शन पहला है विश्लेषणात्मक, बी ऑप्शन है मुक्त अंक, या फिर सी ऑप्शन है समस्या समाधान, या फिर अपसारी। दोस्तों यह ग्रेड की बात करें, जिसे अब ग्रेड अंक के बदले ग्रेड देने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में बताना है। तो यह दोस्तों विश्लेषणात्मक होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। किस प्रकार प्रश्न से संबंधित हो दोस्तों? विश्लेषणात्मक से संबंधित हैं। ए इज राइट आंसर। अभी जो ग्रेड प्रणाली है दोस्तों, यह अच्छा माना जाता है। अच्छा इसलिए माना जाता है जैसे अभी यह आपका सतत या समग्र मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। जो आपका ग्रेड है कि अभी अब कोई बालक है जिसे 50 नंबर पाया तो वो पास है, कोई 49 नंबर पाया तो वह फेल उसे माना जाता है। तो ऐसा करने से बालक के अंतर्गत हीन की भावना आ जाती है कि हमने पूरा मेहनत किया, 1 नंबर हमने नहीं पाया तो हम फेल हो गए, और वो 1 नंबर हमसे ज़्यादा अगला बच्चा पा गया तो पास हो गया। इससे दोस्तों उन दोनों के जो फेल हो गया बच्चा उसके अंतर्गत हीन भावना आती है। इसको दूर करने के लिए दोस्तों ग्रेड की व्यवस्था की गई। जो अच्छा नंबर पाया है उसे फर्स्ट ग्रेड, फिर सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, इस प्रकार से दोस्तों ग्रेड की व्यवस्था की गई है। एनसीएफ इसका विशेष विरोध करता है कि आप अंक देकर बालक को बांटें। तो इसमें बल्कि वो अब यह भी कहता है एनसीएफ आप 2005 जो है कहता है कि बालक को जो उसके मार्कशीट में फेल लिखने की व्यवस्था है, आप लिख देते हैं मार्कशीट में फेल, तो यह हटाया जाए। इसको इसकी जगह लिखा जाए कि जैसे ऐसे शब्द का यूज़ किया जाए, अभी आप पे अगली बार और प्रयास करिए, इस प्रकार से। इससे भी आप फेल देखेंगे, किसी के मार्कशीट में फेल लिखा रहेगा और इसके बदले यह लिखा रहे कि अभी मतलब कि अभी आप पे और प्रयास करिए, फिर और कुछ ऐसा मोटिवेटेड वर्ड लिखा रहे, तो बालक इससे उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना आप फेल देख के भयभीत हो जाता है। तो इसलिए इन सब का विरोध करता है जो एनसीएफ है। इसमें आपका ए राइट आंसर होगा, विश्लेषणात्मक। चलिए हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करें शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चतुर्थी स्मृति का हास्य से संबंधित है दोस्तों। डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्फ्रोक्सिया या फिर डिसलेक्सिया। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों डिसलेक्सिया। इसमें जो बात करें दोस्तों अक्षरों को क्रम पढ़ने में समस्या हो रही है, किससे दोस्तों? अक्षरों के
पढ़ने की समस्या हो रही है दोस्तों, यह सब एक प्रकार से विकार है, बीमारी नहीं है। आप ऐसा ना समझिए कि एक प्रकार से बीमारी है, ये विकार है जो होता है। तो इसमें दोस्तों जिसे जो अक्षर का क्रम होता है, डिसलेक्सिया में अक्षर के क्रम को नहीं, सीक्वेंस नहीं लगा पाता, ये सारी समस्याएं होती हैं, उल्टा होकर देता है। जैसे कोई चीज़ है अक्षर को आगे पीछे कर देता है, तो यह बालक में इसी प्रकार की समस्या देखी जाती है। तो डी इज राइट आंसर दोस्तों, डिसलेक्सिया। हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहने हैं रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियम का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। एक रिया है दोस्तों, वो पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है, तो उसके बारे में आपको बताना है। तो पहला संज्ञानात्मक अवैयक्तता, दूसरा है प्रतिक्रिया, तीसरा है सहयोग की नैतिकता, या फिर चौथा ऑप्शन है विषमांग नैतिकता। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, सहयोग की नैतिकता। दोस्तों पियाजे के अनुसार यह किससे संबंधित है, यह संबंधित है आपके सहयोग नैतिकता। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं दोस्तों, वो कह रहे हैं ऐसे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं। पहला ऑप्शन हम इस पे देखते हैं। पहला ऑप्शन है उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है। बी ऑप्शन है शिक्षार्थियों के मूल्य और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। या फिर सी ऑप्शन है व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। या फिर डी ऑप्शन है उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है। सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है। तो दोस्तों इसमें जो बात कर रहे हैं उसमें कह रहे थे वे शिक्षार्थी जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत और शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो इसमें आपका सही होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं दोस्तों। ऑप्शन आपका सी इज राइट आंसर। आइए हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं एल्बर्ट बेंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है दोस्तों, किसके अनुसार, एल्बर्ट बेंडूरा के अनुसार। पहला ऑप्शन है बच्चे के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। बी ऑप्शन है अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। सी ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। या फिर डी ऑप्शन है खेल अनिवार्य और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, बच्चे के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक मुख्य तरीका दोस्तों। किसके अनुसार, एल्बर्ट बेंडूरा के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहे हैं कि जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार के खाली जगह विचार के द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन है जीन पियाजे के द्वारा, जेबी वाटसन के द्वारा, ले बाइगस्क्यू के द्वारा, ईएल थॉर्नडाइक के द्वारा। किसके द्वारा यह विचार दिया गया था उसको आपको बताना है। यह थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था दोस्तों, किसके, ईएल थॉर्नडाइक। डी इज राइट आंसर। इनका जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है दोस्तों, इनका जो प्रयास है त्रुटि का सिद्धांत है। थॉर्नडाइक ने बिल्ली किस पर प्रयोग किया था, बिल्ली पर प्रयोग करके यह सिद्धांत का प्रतिपादित किया। इनका कहने का तात्पर्य दोस्तों जब बालक कोई चीज़ त्रुटि करेगा तभी कोई चीज़ वह सीखता है। कहने का तात्पर्य जैसे बालक पहली बार क्लास में गया, वह कुछ सीखे या ना सीखे, वह गिनती 100 तक गिनती नहीं सीख पाएगा, पहाड़ा नहीं सीख पाएगा। लेकिन जो पहली बार वह सीखेगा क्या करेगा, गलतियाँ करना सीखेगा, त्रुटि करेगा। क्या लिख रहा है नहीं लिख पा रहा, टेढ़े में लिख दे रहा है, लेकिन वह प्रयास तो कर रहा है, गलतियां तो कर रहा है, वो भी तो एक सीख रहा है। जैसे बालक को आपने काफ़ी खोल के दे दिया, बालक पूरे काफ़ी में से गोल गोल कर दिया। अब यहाँ पे कहने का जो थॉर्नडाइक का कहने का मतलब यह है दोस्तों, यह भी बालक सीख रहा है। सीख ऐसे रहा है, यह गोला गोला करने के लिए, काफ़ी घोषणे के लिए किसी का नकल तो नहीं मारा है दोस्तों, वह खुद से बनाया है। अपने हाथ से अपने दिमाग लगा के वह गोला गोला पूरा काफ़ी भर डाला। इसको करने के लिए किसी का नकल वह नहीं मारा। इसलिए यह दोस्तों यह भी एक प्रकार से सीखना है, क्योंकि वह गलतियां करके सीखने का प्रयास कर रहा है। ऐसा किसका मानना था, ऐसा थॉर्नडाइक का मानना था। आइए हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे सिद्धांत चित्र खाली जगह है के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। पहला है
विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करने, या फिर बी ऑप्शन है अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने, या फिर सी ऑप्शन है तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने, या फिर डी ऑप्शन है विशेष क्षेत्रों के बीच ज्ञान के स्थानांतरण। तो जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। सिद्धांत चित्र के द्वारा नवीन अवधारणाओं को समझ बढ़ाते हैं, तो तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने में। दोस्तों जो चित्र होता है दोस्तों, जब बालक को कोई चीज़ अभी चित्र देख कर बताएं तो बालक तुरंत समझ जाता है और उसके बारे में चिंतन करके तर्क करके उसका जवाब दे सकता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आइए हम सब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं निगमनात्मक तर्कड़ा में शामिल है दोस्तों, क्या शामिल है? पहला है विशिष्ट सम्मान की ओर, ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण, या फिर सी ऑप्शन है अन्वेषण परक, सीखने और स्वतः खोज परक संबंधी पद्धतियां, या फिर डी ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट की ओर। जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों निगमनात्मक तर्कड़ा दोस्तों आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर की बात करता है। डी इज राइट आंसर। इसमें दोस्तों किया क्या जाता है, पहले आप बालक को कोई सामान्य नियम प्रस्तुत करके उसके पश्चात आप उदाहरण द्वारा उसकी सत्यता उसको प्रमाणित करें। जैसे कोई हम पहले नियम सामान्य कोई नियम बता दें, उसके बाद उसको उदाहरण दिखा कर उसको हम सिद्ध कर दें, प्रमाण दे दें, तो यही आपका कहलाता है सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कड़ा निगमनात्मक तर्कड़ा में शामिल है। इसमें दोस्तों निगमनात्मक की बात करें तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। यहाँ पे दोस्तों आज हम सब कवर किए आपका जो 21 सितंबर 2014 को एग्जाम पेपर हुआ था सीटेट का, उसमें हम सब CDPO को कवर कर चुके हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हम सब आप सबके लिए सीटेट के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसके साथ नए स्टडी मटेरियल, उसके साथ दोस्तों जो आपका प्रैक्टिस सेट है डेली उपलब्ध करा रहे हैं। अभी यह क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे हम फिर एक नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।